ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो हम अभी जो हमने नियम पढ़े हैं कि प्राकृत भाषा में क्या होता है और क्या नहीं होता है, उन सभी नियमों का सूत्रों के साथ में पुनरावर्तन करेंगे। तो आप लोगों का फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है। तो मैं शेयर करना चाहूंगी, एक स्क्रीन शेयर करूंगी मैं आपके साथ। इसमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आप फिर से अगर उन्हें स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके बाद में काम आएगा। अब यहाँ पर सिद्ध हेम शब्दानुशासनम की सिद्धि आप अब कर सकते हैं, व्याकरणम की सिद्धि भी आप कर सकते हैं, प्राकृत की सिद्धि भी कर सकते हैं और वर्णमाला की सिद्धि भी कर सकते हैं। स्वर और व्यंजन, क्या मैं आपसे पूछूं कि आप इन सब की सिद्धि कर सकते हैं? जो नहीं कर सकते वो बोले कि मैं इस चीज की सिद्धि नहीं कर सकता। मैम वंजनाणी कैसे बना? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मोनिका जी? हाँ मैम। हाँ, व्यंजनानी कैसे बना? शब्द है, संस्कृत का शब्द है व्यंजनानी, बहुवचन है, व्यंजनम होता है एक वचन में, व्यंजनानी बहुवचन हो जाता है। तो यहां पर व्य जो था, व्य अधोमनियाम से य का लोप हो गया। अधोमनियाम सूत्र प्राकृत में, क्योंकि आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, हमारा शब्द कुछ व्यंजनानी, हलंत व य और ऊपर अनुस्वार और नानी ऐसा शब्द था। तो य का लोप हो गया अधोमनियाम सूत्र से, तो हमारा व बचा। ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो नह से दोनों न को न हो गया और वंजनाणी हो गया। अगर ये आदि में नहीं होता तो यहाँ पर द्वित्व का प्रसंग होता, लेकिन आदि में होने से यह का लोप हो गया और व को वैसा का वैसा छोड़ दिया। मोनिका जी, क्लियर हुआ आपका? हाँ मैम, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरा कैसे बना हमारा? मैम स्वर से हुआ है, स्वर। बताइए। मतलब ये संस्कृत का शब्द क्या है मैम? देखिए, संस्कृत का शब्द है ये स्वराह, बहुवचन का शब्द है ये स्वराह। अगर एक वचन होता तो यहाँ पर सरो होता, सरो। ओके लेकिन मैम, यहाँ पर एक से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्वर है, इसीलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया दोनों जगह, सरा और वंजनाणी। अब कैसे बना बताइए? स्वराह था, स्वराह। मैम स्वराह में स्व जो है उसमें हम सर्वत्र ल ब व राम वंद्रे से व का लोप कर देंगे, और क्योंकि ये आदि में है इसलिए यहाँ द्वित नहीं होगा, हाँ, तो इसलिए यहाँ अनादव नहीं लगेगा। ठीक है। और मैम जो आप कह रहे थे स्वराह है, मतलब रा, र, आ और विसर्ग, राइट? हाँ हाँ, राइट। तो मैम विसर्ग संस्कृत में नहीं लगता, लेकिन ये राह का रा कैसे हुआ? एक सेकंड, विसर्ग संस्कृत में तो लगता है, प्राकृत में नहीं लगता। सॉरी सॉरी सॉरी, प्राकृत में नहीं लगता, तो इसलिए विसर्ग तो हट जाएगा, लेकिन ये रा का रा कैसे हुआ ये नहीं मालूम मैम। हाँ, अब तो सुनिए कि हमने बात की थी कि जैसे माला शब्द है, माला मैम शब्द, जीरो प्रत्यय। ओके हाँ, जीरो प्रत्यय, जीरो प्रत्यय, प्रत्यय का जी जी लुक हो मैम, जाता है यहाँ पर, जस प्रत्यय का जी लोप हो जी गया। ठीक है, जी मैम, ठीक है, याद आ गया, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने स्वरों को पढ़ा, व्यंजनों को पढ़ा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण। यानी ध्वनि की छोटी, सबसे छोटी इकाई, जो सबसे पहला वर्ण, छोटे से छोटा वर्ण हम बोलते हैं या लिखते हैं, सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। फिर वर्णों से शब्द बनते हैं। जब मैंने एक बार स्लाइड में आपको बताया था कि दो तीन वर्ण जब मिल जाते हैं तो फिर वो शब्द बन जाएगा।
शब्दों से पद बनते हैं। अब बात यहाँ आती है कि शब्द में और पद में क्या अंतर है। तो हमारी बात हुई थी कि प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में जब तक प्रत्यय नहीं लगते हैं, शब्दों के पीछे और धातुओं के पीछे प्रत्यय नहीं लगेंगे, तब तक उनका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे जीर्ण एक शब्द था, मूल शब्द हमारा जीर्ण था, हमने हिंदी भाषा में जीर्ण को जीर्ण लिखा सिर्फ, लेकिन जब प्राकृत भाषा में करेंगे तो उसके पीछे प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लगाएंगे और सी प्रत्यय से डो हो जाएगा, फिर वो जीर्णो बन जाएगा। अब वो पद बन चुका है। पहले शब्द था जीर्ण, लेकिन जब उसके पीछे सी प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय लगेगा तो वह फिर पद बन जाएगा, और उसके बाद में पद से वाक्य बन जाते हैं। जब 2 3 4 पद, जैसे रामो गिहम गच्छई, यहां पर 1 2 3 पद मिल गए और एक वाक्य बन गया। तो सबसे पहली छोटी इकाई है वर्ण, वर्णों के मिलने से बनता है शब्द, शब्दों में जब प्रत्यय लग जाते हैं तब वह बन जाता है पद, और पद जब 2 3 4 2 पद भी हो सकते हैं, कम से कम 2 पद तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो वाक्य बन सकता है, अथवा वो वाक्य नहीं होगा। ये बात हमारी पहले भी हुई थी। अगर हमें वाक्य करना है रामो गच्छई, कभी कभी क्या होता है, हम प्रश्न पूछते हैं को गच्छई, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा को गच्छई कौन जाता है, तो आपने उत्तर दे दिया रामो, लेकिन हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। आपका उत्तर गलत नहीं था, लेकिन आपने कभी हाँ में ना में अगर उत्तर दे दिया है तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। अगर वाक्य की संरचना हमें करनी है, वाक्य बनाना है, तो दो, कम से कम 2 पद तो उसमें चाहिए, जैसे रामो गच्छई। अब आप चाहते हो तो बीच में कर्म को जोड़ सकते हो या और कुछ यहाँ पर जोड़ सकते हो, कर्ण को जोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 पद होने आवश्यक हैं। क्लियर सबका? अब होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, जो वर्ण है हमारे क ग क ख ग घ ड, इस प्रकार से च छ ज झ य ट ठ ड ढ, ये सारे जो हमारे वर्ण हैं, स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, तो इनका जो व्यवस्थित क्रम होता है, एक क ख ग घ ड, ये क वर्ग के अंदर सारे आ जाते हैं, एक लाइन में लिखे जाते हैं। उसके बाद में च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार से जो इसका व्यवस्थित क्रम होता है, उन सबको हम मिला के क्या कहेंगे, वर्णमाला। माला का अर्थ जब सारे मन के एक साथ में गूंथे जाते हैं, तो वह अलग अलग मन के थे, फिर वो माला बन जाती है। इसी प्रकार से जब सारे वर्ण व्यवस्थित क्रम से एक साथ में आ जाते हैं, एक सीक्वेंस में लग जाते हैं, तब हम उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों में संस्कृत के लिए एक सूत्र आता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्घ मात्रकम। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी हमें जो क्या कहते हैं, जो पद्य बनाते हैं, जैसे भक्तामर एक श्लोक है भक्तामर, तो वहां पर मात्राओं को गिन गिन के उन पद्य को बनाए जाते हैं। उनके हर चरण में, हर पाद में समान मात्राएं होती है, इतनी दीर्घ होनी चाहिए, इतनी लघु होनी चाहिए। आप कभी नोट कीजिए, उनके मात्राओं को गिनिए, आपको सब में जो पहले चरण में जितनी मात्राएं हैं, दूसरे चरण में भी उतनी ही मात्राएं होगी। तो इस प्रकार से जो पद्यात्मक रचना होती है, वहां पर मात्राओं को व्यवस्थित क्रम से लगाया जाता है। तो जो रस्व स्वर होता है या रस्व जो होता है, जैसे क, उसकी एक मात्रा होती है, और जो दीर्घ होता है, स्वर दीर्घ जो होता है, उसकी 2, क्योंकि देखिए व्यंजन कभी रस्व और दीर्घ नहीं होता है। रस्व और दीर्घ, ये बात सारी बातें मैं आज आपको रिपीट ही बताऊंगी, लेकिन आपका पुनरावर्तन हो जाएगा, अगर कुछ छूट गया तो आ जाएगा वो। तो व्यंजन कभी रस्व और दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ होता है स्वर या रस्व होता है स्वर। तो जो रस्व स्वर होता है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है, और जो दीर्घ स्वर होता है उसकी 2 मात्राएं। जैसे आ, तो आ की मात्रा जब हम भक्तामर स्तोत्र में या किसी भी पद्य में गिनेंगे तो 2 मात्राएं गिनेंगे। त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयो,
अब प्राकृत में तो रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर ही होते हैं, प्लुत स्वर नहीं होते हैं। तो प्लुत स्वर जो होते हैं उनकी 3 मात्राएं होती है संस्कृत के अनुसार। प्लुतो गेयो जाना जाता है व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और जो व्यंजन होता है उसकी आधी मात्रा होती है। जिसकी भी आवाज आ रही है वो म्यूट कर दे प्लीज, क्योंकि सबको सुनाई नहीं देगा। सभी म्यूट कर दे एक बार। ये सुना है कि वहाँ बुलाते हैं तब करते हैं, ये बड़ा फंक्शन है तो उसमें करते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया। तो व्यंजन की, क्योंकि जब व्यंजन मूल रूप में होता है तो हलंत रूप में होता है। जैसे क के नीचे हलंत डंडी होगी, जब उसके साथ में अस्वर या आस्वर मिलेगा तब उसकी मात्राएं गिनी जाएगी। जब उसके साथ अकार मिला तो क हो गया और वह रस्व गिना गया। जब उसी व्यंजन के साथ, हलंत व्यंजन के साथ आ जुड़ा तो वो आपका दीर्घ हो गया। तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। इस प्रकार से ये मात्राओं का वर्णन आता है। फिर आगे चलते हैं, नियमों पे आते हैं हमारे। प्राकृत में 8 स्वर और 28 और 29 व्यंजन होते हैं, ये सबका क्लियर है। अब स्वर क्या होते हैं? अन्य वर्णों की सहायता के बिना जिसका उच्चारण हो सके। यानी जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर कहते हैं कि एकदम हल्के होते हैं, और हमारे जो मुंह में अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं वहां से बिना टकराए जो वायु जब बाहर निकलती है तो वो स्वरों का उच्चारण होता है। यानी अन्य वर्णों की सहायता के बिना भी जिसका उच्चारण हो सकता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राजा होते हैं, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, जिन्हें अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती। क्योंकि देखिए स्वर दो एक साथ में लिखे जा सकते हैं अलग अलग, लेकिन व्यंजन दो ही हलंत होंगे, उनका अपना अस्तित्व, उनकी सिर्फ आधी मात्रा है। अब स्वर के दो प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर। अभी प्राकृत की बात आ रही है। प्राकृत में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दो तरह के स्वर हैं। ए और ओ दीर्घ स्वर हैं, लेकिन संयोग परे होने पर उन्हें ह्रस्व स्वर माना जाता है। देखिए प्राकृत में क्या होता है कि अगर कोई दीर्घ स्वर है और उसके बाद में अगर संयुक्त व्यंजन है तो उस दीर्घ स्वर को नियम के अनुसार ह्रस्व हो जाता है। लेकिन प्राकृत भाषा बहुलम है, इसीलिए कहीं कहीं पर उसको ह्रस्व नहीं भी करते हैं। जैसे यहां पर देखिए मैंने दिखाया स्लाइड में, आरोग्यम, आरोग्यम, स्वास्थ्य के लिए आरोग्यम प्राकृत शब्द बनता है। यहां पर इन्होंने रो को ह्रस्व संयोग्य करके ह्रस्व नहीं बनाया, क्योंकि प्राकृत भाषा बहुलम है। लेकिन फिर भी जब हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो ये रो की मात्रा है वो ह्रस्व ही गिनी जाएगी, अर्थात एक मात्रा गिनी जाएगी। प्लुत स्वर नहीं होते हैं। ए और औ स्वरों का प्रयोग प्राकृत में बहुलतया नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ 2-3 शब्द हैं, क्योंकि किसी अन्य, जैसे वररुचि का, प्राकृत भाषा का हम आचार्य हेमचंद्र का व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी व्याकरण लिखे गए हैं, वररुचि का, मार्कंडेय, प्राकृत लक्षणम, इस प्रकार से काफी व्याकरण लिखे गए हैं। और कहीं कहीं पर किसी व्याकरण में इस प्रकार से ऐ और औ के कुछ शब्द भी मिलते हैं। इसीलिए आचार्य हेमचंद्र ने भी अपनी पुस्तक में कहा है कि बहुलता के कारण, यानी कहीं कहीं देखे गए, इसलिए ये भी हो सकता है, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कह सकते। प्राकृत में बहुलम इतना ज्यादा है कि यहाँ हम नहीं कह सकते कि ये आचार्य ने गलत लिख दिया है। अब री, री, लरी, लरी, ये स्वर प्राकृत में नहीं होते हैं। नहीं होता है तो क्या होते हैं? देखिए कोई भी चीज अगर नहीं होती है तो उसका कुछ तो होगा वहां पर, क्योंकि जब हम सारी सिद्धि को संस्कृत के शब्दों से कर रहे हैं तो संस्कृत में तो री भी होता है, री भी होता है, री दीर्घ भी होता है, तो प्राकृत में उनका क्या करें? तो रिकार के लिए प्राकृत की एक सबसे बड़ी विशेषता है स्वरों का, स्वरों में परिवर्तन और धात्वादेश। धात्वादेश के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो जैन स्कॉलर इसमें जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि प्राकृत में बहुत सारी धातुओं को आदेश हो जाते हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा भी था, जैसे एक कथ धातु है कहने के अर्थ में,
उसका कह ही यानी कहता है। उसको प्राकृत में कथेर वज्र पज्रोपाल पिसुण संग बोल चव जंप शीस साहा, इतने सारे आदेश हो जाते हैं। एक तुड धातु है, तुड्डे स्तोड, उसको 10 आदेश हो जाते हैं। भू धातु को 3 आदेश। इस तरह से अलग अलग धातुओं को अलग अलग आदेश हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में धातुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राकृत में इतनी ज्यादा धातुएं नहीं है। लेकिन इसकी विशेषता एक अलग है कि यहाँ पर एक ही धातु को 10 आदेश हो जाएंगे। अब संस्कृत में क्या होगा, आपको गम अर्थ में, जाने के अर्थ में कम से कम कहते हैं कि 200 के आसपास धातुएं होगी वहां पर। लेकिन प्राकृत में इतनी भाषाओं का अलग अलग प्रयोग नहीं बताकर गम धातु को ही आदेश कर दिए कि गम इस धातु को इतने आदेश हो गए। तो ये धात्वादेश का भी मौका मिला तो हम जरूर पढ़ेंगे। और ये इसकी प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, धात्वादेश और स्वरों का स्वरों में परिवर्तन। अब स्वरों का स्वरों में परिवर्तन कैसे होता है, जो री स्वर है, क्योंकि ली और ली के बारे में प्राकृत भाषा में कुछ भी नहीं बताया गया कि उनके स्थान पर क्या किया गया। अब या तो जो धातुएं थी, क्योंकि ली जो दीर्घ ली है उसका प्रयोग तो वैदिक साहित्य में देखा जाता था, अभी प्राय प्रयोग संस्कृत में भी नहीं देखा जाता है। लेकिन ली का प्रयोग कुछ कुछ शब्दों में वहां पर आता है, लेकिन प्राकृत भाषा में उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जहां तक मुझे ध्यान है। अब आता है कि री के लिए इन्होंने क्या किया है। री को अ, ई, उ, री, ये आदेश होते हैं जो हमने पढ़े हैं। और इसके बाद में री को अ, ई, उ, री आदेश तो होते ही हैं, उसके साथ में उसके बाद में आ, ए और ढी आदेश भी होता है। अर्थात कितने आदेश हो गए री को, अ, ई, उ, री, आ, ए, ढी। और भी कोई आदेश मिल सकते हैं, अभी जानकारी में मुझे नहीं है। तो री को अ आदेश करने वाला सूत्र था रितोत, ई आदेश करने वाला सूत्र था इत कृपादव। एक सूत्र और है जो हमने पढ़ा नहीं है, उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे। री को उ आदेश करने वाला सूत्र था उद्धृत वादव। री को री आदेश करने वाला सूत्र था री केवलस्य। इसके बाद में री को आ आदेश करने वाला सूत्र है, ये हमने पढ़ा नहीं है, आत्कृषा मृदुक मृदुत्वे वा। सूत्र संख्या पहले पाद का 127 नंबर सूत्र है। आप संख्या नोट कर लीजिए जिसके पास पुस्तक है वो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर री को, जैसे एक शब्द था कृषा, स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है तो हमें समझ लेना चाहिए कि स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पर कृषा का कासा बना, तो अब देखिए यहाँ पर जो क्री था उसको आत कृषा सूत्र से का आदेश हो गया। शशो सह से श जो था हमारा तालव्य श, उसको दंत्य स में परिवर्तन हो गया और हमारा शब्द बना कासा। आदृत, आदृत शब्द में जो द्री है उसको धी आदेश हो जाता है। यहां पर जो री है उसको डी आदेश होता है। प्राकृत में स्वर परिवर्तन की व्यवस्था इस प्रकार है। अब आता है कि अभी तक तो हमने सिर्फ ऋकार को अन्य स्वरों में परिवर्तन किया है, लेकिन कुछ और व्यवस्था भी प्राकृत में है। उसके लिए क्या व्यवस्था है कि प्राकृत भाषा में स्वर परिवर्तन की व्यवस्था दीर्घ स्वरों का रस्वीकरण, अर्थात जहां कहीं पर भी दीर्घ स्वर है और उसके बाद में अगर संयुक्त व्यंजन है तो हम उस दीर्घ स्वर को रस्व कर देंगे। सूत्र कौन सा है, रस्व संयोगे। रस्व संयोगे सूत्र से हम दीर्घ स्वर को, संयोग परे होना चाहिए। संयोगे का अर्थ है कि अगर दीर्घ स्वर के बाद में संयुक्त व्यंजन है तो ही हम उस दीर्घ स्वर को रस्व करेंगे। अगर आ है तो उसका रस्व हो जाएगा अ, अगर दीर्घ ई है तो उसका रस्व हो जाएगा रस्व ई। अगर ए है, जैसे नरेंद्र में ए है, तो उसका भी रस्व ई हो जाएगा, रस्व नरिंदो बन जाएगा। जैसे यहां पर एक शब्द लिया है आम्रम, इसका बना अम्बम।
तो यहाँ पर ये एक अलग सूत्र है, ताम्राम्रेम्बः। ताम्राम्रेम्बः सूत्र से जो आम्रम और ताम्रम का जो म होता है उसको ब आदेश हो जाता है। तो अभी इसमें हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि नए सूत्रों को आज हम नहीं लेंगे। इसका दूसरा है, स्वरों का जो व्यवस्था है वो दीर्घ स्वरों का रस्वीकरण। पहले हमने क्या किया था, रस्व स्वरों को दीर्घ किया था। भाषा पढ़ने में थोड़ी सी कठिन जरूर लगती है क्योंकि बहुलम इतना ज्यादा है कि हमें सारे शब्दों को प्रायः याद ही करना पड़ता है। लेकिन अगर जब हम सीख जाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है और बहुत अच्छा लगने लगता है कि मतलब कितनी सुंदर भाषा है और कितनी सरल भी है। अब आता है हमारा दीर्घ स्वरों का रस्वीकरण। तो इसके लिए भी हमारे पास दो सूत्र हैं। एक तो सूत्र है, हमने पढ़ा था, लुप्त यरव शशशाम दीर्घः, और दूसरा सूत्र है अतः समृद्ध्यादव वा। ये दो सूत्र, रस्व स्वरों का दीर्घीकरण, रस्व स्वरों का दीर्घीकरण। हाँ, रस्व स्वरों का दीर्घीकरण। आपने दीर्घ स्वरों का रस्वीकरण बोला था। अच्छा ठीक है, हाँ तो भूल हो गई होगी। रस्व स्वरों का, दीर्घ स्वरों का तो पहले हो गया। थैंक यू। रस्व स्वरों का दीर्घीकरण अर्थात जो हमारे रस्व स्वर है उन्हें हम दीर्घ कर देते हैं कहीं पर, तो उसके लिए दो सूत्र मैंने अभी पढ़े। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, पश्यति। तो भाजी म्यूट कर दें। नहीं, मेरा नहीं है, आपका बंद अब। हाँ, जैसे एक क्रिया है पश्यति, पश्यति मतलब देखता है, दृश्य धातु होती है, उसको पश्य हो जाता है आदेश और शब्द बनता है पश्यति। संस्कृत का शब्द है पश्यति। प्राकृत में पासई बन जाता है, देखता है। अब यहां पर इस पश्यति को पासई कौन बनाएगा, बोलिए। पश्यति को पासई बनाना है, आप में से कौन बनाएगा? मैम मैं ट्राई करूं? कौन? मोनिका। नहीं, दूसरा कोई बोलेंगे, बाकी दूसरा कोई बोले। क्या बात है, इतने सारे जनों में से। मैं बोलूं क्या? शोभा जी बोलिए। जी, बोलिए। पश्यति का पास ही बनाए, मतलब रस्व नहीं, पहले तो लुप्त यरव शशशाम दीर्घ, पहले तो ये पहले आप य सोचिए, जाएगा, पहले आप य, सोच लीजिए पूरा, पहले सोचिए फिर बोलिए। पहले य का लोप होगा अधो मनयाम से, अधो मनयाम से य का लोप हो गया और पीछे बचा स। तो स रहने से लुप्त यरव शशशाम दीर्घ से उसका प का दीर्घ हो गया। लुप्त उसके आदि स्वर को दीर्घ होता है लुप्त यरव शशशाम दीर्घ से, इसलिए प का पा हो गया और यहाँ पे बच गया स। य का लोप हो गया तब स बच गया और त का लोप हो जाएगा, त का लोप हो जाएगा कगोचित तद पयवाम प्रायो लुक से, तो पीछे बचेगा ई और बन गया पास ही। लेकिन यहाँ पर हमने द्वित्व क्यों नहीं किया, फिर उसके लिए सूत्र लगाइए। ना, आदि आदि में द्वित्व नहीं होता है ना। आदि में कहाँ करना है, आदि में तो है नहीं, श तो हमारा मध्य में है, आदि में कहाँ है? तो रस्व संयोगी होगा ना। नहीं, नहीं, रस्व संयोगी नहीं, दीर्घ यहाँ पे के स का दीर्घ नहीं हुआ ना। बाकी सब स्कॉलर बोले क्या बात है मैम यहाँ दीर्घ पर। के बाद नहीं होगा द्वित्व, हाँ, न न दीर्घानुस्वरात, दीर्घानुस्वरात से। न जी, दीर्घानुस्वरात। न दीर्घानुस्वारात से हो गया। न हाँ, दीर्घानुस्वारात से उसका दीर्घ नहीं हुआ, द्वित्व नहीं हुआ, द्वित्व नहीं द्वित्व हुआ। नहीं हुआ, सॉरी द्वित्व नहीं हुआ। ठीक है न शोभा जी। दीर्घानुस्वारात भी लगेगा यहाँ पे। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक था शोभा जी का। पश्यति का पास ही बना, तो हमें मेन यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा रस्व स्वर था प में, उसको हमने पा क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले हमने अधो मनियाम से य का लोप, संयुक्त व्यंजन है और दोनों अलग अलग वर्गों के हैं,
इसीलिए हमें किसी एक व्यंजन का लोप करना होगा। अधोमनियाम सूत्र से यह का लोप किया, श हमारा शेष रहा। एक यहाँ पर शशो सह सूत्र और लगेगा, वो नहीं बोला। हाँ, शशो श भी लगेगा मैम। हाँ, तो बहुत सारे, देखिए छोटा सा शब्द है लेकिन कितने सारे सूत्र लगे। प्राकृत की ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो अधोमनियाम से जब लोप हो जाता है तो जो हमारा एक सूत्र है लुप्त यर व शशशाम दीर्घ, वो सूत्र कहता है कि अगर यर व का लोप हो गया और श लुप्त यर व शशशाम दीर्घ, अगर ये शेष लुप्त यर व शशशाम मतलब इन 6 व्यंजनों में से किसी एक व्यंजन का लोप हुआ है और श और स शेष रहा है, तो मैं उसके आगे वाले स्वर को दीर्घ कर देता हूं। इसीलिए यहाँ पर पश्यति का पा हो गया। और जब पा हमारा दीर्घ हो गया, अब उसको हम फिर से तो रस्व संयोगी नहीं लगाएंगे। अब न दीर्घानुस्वरात जो सूत्र है वो कहता है कि रूल के हिसाब से हमारा यहाँ द्वित्व होना चाहिए था, लेकिन आगे दीर्घ स्वर है तो फिर यहाँ पर द्वित्व नहीं हुआ। और ती का टिप प्रत्यय है ये लगा हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन का वर्तमान काल का। सीधा का सीधा हमने त का लोप कर दिया क ग च ज त द प य वाम से, क्योंकि अभी आप लोगों में से काफी लोगों को इसका मालूम नहीं है। लेकिन इसके लिए भी एक सूत्र है त्यादि नामाद्य शेष, ऐसा कुछ, मतलब उसको इच और एच आदेश हो जाता है, तो उस सूत्र से हमारा ई आ जाता है और हमारा शब्द बना पासई। एक सूत्र तो ये था रस्व स्वरों का दीर्घीकरण का, और दूसरा सूत्र है हमारा अतः समृद्ध यादव। ये सूत्र हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सूत्र भी कहता है कि जैसे समृद्धि, प्रसिद्धि, ऐसे कुछ शब्द हैं, उनके आदि स्वर को, जैसे समृद्धि ही यहां पर था, इसका जो स्वर था यहां पर उसको सामिथि हो गया। और ये हमारे 2 सूत्र हैं वो रस्व स्वरों का दीर्घीकरण करते हैं। उसके बाद स्वरों का आदेश हमने पढ़ लिया था, रितोत, इत्कृपाद, उद्धृतवाद, री केवलस्य, ये सारे हमने। श्रीलता जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं ये बोलना चाह रही थी, ये पश्यति में अपन त का लोप कग चज तद प वाम प्राय लोक से भी तो कर सकते हैं, कर या वो सकते हैं। गलत? हाँ, अभी गलत नहीं है। और पश्यति का पास ती भी कर सकते हैं। मैं वो बोली कि गलत नहीं है, क्योंकि जहां तक हमने मतलब सूत्रों के द्वारा अगर सिद्धि करना नहीं सीखा है तो हम वैसे ही करेंगे, पश्यति को पास आई। लेकिन आगे सारे शब्दों में हमारे पास फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए हमने कहा कि सूत्रों के द्वारा भी होता है आदेश। बाकी तो सही शब्दों में अगर सीधे सीधे भाषा में करेंगे तो कग चज से ही लोप करेंगे, वो गलत नहीं है। ठीक है, फिर हमारा आता है, ये सारे हमने कर लिए अभी। अब एक है कि अव्यय के स्वरों का लोप। जैसे बहुत सारे अव्यय होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे यदा, कदा, अपि, इति, इस प्रकार के अव्यय होते हैं जो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रायः लगाए जाते हैं। तो उन कुछ अव्यय, जैसे एक अपि अव्यय है, इसके अपि अव्यय का ए का लोप हो जाता है, इति अव्यय के ई का भी लोप हो जाता है। ये सूत्र दोनों यहां पर मैंने दिए, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब आता है अनुस्वार होता है। प्राकृत में विसर्ग तो नहीं होता, लेकिन अनुस्वार होता है। शब्द के मध्य पंचम नासिक्य वर्ण हो तो अनुस्वार हो जाता है। देखिए, अगर ऑलरेडी अनुस्वार है, प्राकृत की कितनी बड़ी विशेषता है। जैसे विंशति शब्द में अनुस्वार था और उसको विसा बनाया, वहां पर विष्टादेर लुक से उसका लोप कर दिया विंशति का, और कहीं कहीं पर वक्रा दावंत से अनुस्वार आ जाता है। तो अनुस्वार तो प्राकृत में होता ही है, लेकिन अनुस्वार की भी कितनी विशेषताएं, कई अनुस्वार का लोप होता है तो कई अनुस्वार को ला देते हैं। और यहां पर क्या होता है कि जो मध्य में हमारे पंचम नासिक्य वर्ण है, पंचम नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, व, य, न, व्यंजने, ये सारे जो व्यंजन होते हैं, यानी क के बाद में जो ड़ होता है, च के बाद जो य होता है लास्ट व्यंजन, त के बाद ण होता है, क के बाद प, म होता है, त
प के बाद में म होता है, नहीं त के बाद में न होता है और प के बाद में म होता है। तो म को इस सूत्र में नहीं लिया गया है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो अंतिम नासिक के वर्ण है व य ण नो व्यंजन, यानी न तक लिया है कि ये सारे व्यंजन अगर शब्द के बीच में कहीं आ जाते हैं तो उनका अनुस्वार हो जाता है। और जो प्राकृत में हलंत मय के पश्चात चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, म को अनुस्वार ही होगा। संस्कृत भाषा में क्या होता है कि अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि अभी हमने कहा कि पंचम नासिक के वर्ण का अनुस्वार हो जाता है, लेकिन वो व्यंजन अगर अपने अपने वर्ग के साथ व्यंजनों के साथ हो तो उनका अनुस्वार नहीं भी होता है। जैसे गंगा एक शब्द है, यहां पर लिया गया गंगा, यहां पर गंगा को हम अनुस्वार कर भी सकते हैं। यहां पर ये गंगा में जो ड देख पा रहे हैं, ड नहीं है, ये क ख ग घ ड़ का जो व जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बिंदी यानी रह गई मेरा, गंगा ग का ही पंचम नासिक के वर्ण है, इसीलिए हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। पंच, पांच, इसको हम य को हलंत रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चवर्ग के साथ में है, अपने ही वर्ग के साथ में है, इसीलिए इन दोनों व्यंजनों को अपने वर्ग के साथ में अनुस्वार नहीं भी कर सकते हैं। जैसे वंजनम का वंजनम, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि य और ज समान वर्ग के हैं। अब प्राकृत के अनुस्वार में हमने नियम पढ़ा था कि अनुस्वार के बाद एक व्यंजन का लोप हो जाने पर शेष को द्वित्व नहीं होता है। जैसे पहले भी हमने वहां पर पढ़ा था कि पास ही में न दीर्घानुस्वारात से दीर्घ के बाद में और अनुस्वार के बाद में, देखिए यहां पर इसका संधि कर दी गई है, दीर्घ प्लस अनुस्वार था, दीर्घ प्लस अनुस्वार को दीर्घानुस्वारात कर दिया और ये त लगा दिया पंचमी विभक्ति के अर्थ में, यानी दीर्घ और अनुस्वार से परे अगर संयुक्त व्यंजन है तो वहां पर द्वित्व नहीं होता। जैसे यहाँ पर पंक्ति था, पंक्ति का इसका जो व था उसका हमने अनुस्वार बना दिया व यण नो व्यंजने सूत्र से, क ग ट ड त द प से क का लोप कर दिया। नियम के अनुसार यहाँ पर द्वित्व होना चाहिए था, लेकिन शोभा जी आप म्यूट कीजिए। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार आ जाने पर यहाँ पर ती में द्वित्व नहीं हुआ और अकली बे सौ से रस्व जो इकार था विसर्ग से उसको यहाँ पर हमने पंक्ति में दीर्घ कर दिया। विसर्ग नहीं होता है, ये अब दे दिया व और यह का प्रयोग अपने वर्गीय व्यंजनों के साथ हो सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। व और ब अभेद होते हैं, सूत्र है बवयोर भेदः, यानी आप प्राकृत में चाहे बिंदु लिखो या बिंदु लिखो कोई फर्क नहीं होगा, वचन लिखो या वचन लिखो कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों व्यंजनों को एक मात्रा गिन के 28 व्यंजन कर दिया गया है। मैम ये पंक्ति में तो अकलीबे सो से आया है ना दीर्घ, पंक्ति में, हाँ, पंक्ति वो में। बोला मैंने, अकलीबे सो बोला था, आप दूसरी बातों में लगे हुए थे। जी जी ठीक है, अब देखिए दो चीजों को हम देखते हैं प्राय प्राय। एक तो होता है अनुस्वार जिसकी एक बिंदी जैसी होती है, और एक चंद्र के अंदर बिंदी होती है, जैसे जहां, वहां, कहां, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वहां पर ये चंद्र बिंदी लगाई जाती है। आजकल हम जब हिंदी भाषा में लिखते हैं तो प्रायः इस चंद्र को उड़ा करके आजकल के जो बच्चे हैं वो सीधा अनुस्वार कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इसमें क्या होता है कि
ये जो दीर्घ ये जो सिर्फ अनुस्वार होता है ये दीर्घ गिना जाता है, और जो ये चंद्र बिंदी होती है वो ह्रस्व गिनी जाती है। दोनों का अंतर है। अब अंतर समझ में आने से हम शायद वहां पर गलती नहीं करेंगे। प्राकृत भाषा में स यानी दंत्य स ही होता है। मागधी प्राकृत में तालव्य श होता है। उद्वृत्त स्वरों के साथ पूर्वस्थ स्वरों की संधि नहीं होती। उद्वृत्त स्वर मैंने एक बार कक्षा में बताया था, आप में से कौन बताएगा उद्वृत्त स्वर क्या है? को सूत्र जो हमारा सूत्र है उसका लोप होने में जो अ बचता है उसको दूसरे को बोलते हैं, है ना? हाँ एकदम सही है। सुयासुनी जी को तो अच्छा है, बहुत अच्छा है वैसे भी। तो वही है क ग च ज त द प य वाम सूत्र से हम जब व्यंजन का लोप कर देते हैं असंयुक्त व्यंजन का, उसके बाद में जो स्वर रहता है वह उद्वृत्त स्वर होता है। और उन उद्वृत्त स्वर में, क्योंकि प्राकृत में बात यहां पर हो रही है कि उद्वृत्त स्वरों के साथ पूर्वस्थ स्वरों की संधि नहीं होती। यानी पहले से जैसे एक स्वर है, जैसे यहां पर एक हम उदाहरण लेते हैं निशाचरः, निसा अरो बना। यहां पर इनका कहने का मतलब है कि जो शा के अंदर आ है उसके बाद क ग च ज त द प य वाम से च का लोप हो गया और शेष अ बचा, तो अब इन दोनों के बीच में संधि नहीं होगी। प्राकृत में संधि विशेषतया सिर्फ दीर्घ संधि होती है, यानी अ के साथ अ के साथ आ, इस तरह से संधि हो सकती है। गुण संधि, वृद्धि संधि का यहाँ प्रयोग नहीं देखा जाता है। लेकिन यहां पर तो आ के साथ में अ भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये जो अ था ये उद्वृत्त स्वर है। जैसे यहां पर एक शब्द था गंधपुटिम, यहां पर ये निशाचर में क्या था, निशा अलग था और चरो अलग था। यहां पर समास किया हुआ था, मेरा साथ में लिखा गया भूल से, लेकिन अलग अलग होके भी जब वो जुड़ेंगे तो उनमें संधि नहीं होगी। जैसे यहां पर गंधपुटिम, यहां पर प का लोप हो गया क ग च ज त द प य वाम से, फिर भी हम इस स्वर के साथ में इस स्वर को नहीं जोड़ सकते। प्राकृत में सर्वत्र न को न होता है। यहां पर बात आ रही है सर्वत्र, यानी आदि अनादि सारी बातें यहां पर हो रही है, किंतु अर्धमागधी में आदि में और संयुक्तावस्था में न भी होता है। वापस एक बार बोलती हूं, प्राकृत यानी महाराष्ट्र प्राकृत में सर्वत्र न को न होता है। हमने दो सूत्र पढ़े थे, नोण और वादव। जो आदि में था उस न को हमने वादव से न कर दिया, और जो अनादि में था उसको नोण से कर दिया। लेकिन अर्धमागधी प्राकृत में आदि में और संयुक्त अवस्था में न होता है। देखिए आप नमो अर्हंताणम को ही देख लीजिए। नमो अर्हंताणम का जो प्राकृत रूप हमें शिलालेखों में मिलता है, खारवेल के शिलालेख में, हाथी गुफा के शिलालेख में नमो अर्हंताणम, वहां पर नमो ही मिलता है। लेकिन अभी जो प्राय हम पढ़ते हैं या जो हम लिखते हैं नमो अर्हंताणम, तो अर्धमागधी प्राकृत के अनुसार तो आदि में न हो सकता है। इसीलिए आचार्य हेमचंद्र के अनुसार आदि में न हो सकता है। आचार्य हेमचंद्र ने यानी कि दो सूत्र दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्याकरण की रचना की है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत के अनुसार की है। लेकिन उन्होंने देखा है कि अर्धमागधी प्राकृत में न भी हो सकता है आदि में, इसीलिए उन्होंने कहा कि आदि में न हो सकता है। इसीलिए वादव सूत्र का प्रयोग नहीं करके आदि में न को भी रखा जा सकता है। जैसे नदी का हम नई भी करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो अनादि में है
उसको न को न तो करना ही होगा, चाहे वह आपका अर्धमागधी है या महाराष्ट्रीय प्राकृत है। जैसे एक राज्या शब्द था, उसका रणना बना, रणना, और अर्धमागधी में इसको रन्ना भी बन सकता है, यानी अर्धमागधी में न को न भी रखा जा सकता है अगर संयुक्त अवस्था में हो और आदि में हो तो। व्यंजनांत शब्द नहीं होते। प्राकृत भाषा में जो शब्द होते हैं अंत में हलंत व्यंजन, व्यंजनांत मतलब हलंत व्यंजन, क्योंकि अगर वो हलंत नहीं होगा तो वो स्वरांत हो जाएगा। तो हलंत व्यंजन वाले शब्द नहीं होते हैं। हलंत व्यंजनों का कभी अनुस्वार हो जाता है, कभी उनका लोप हो जाता है, या कभी उनका कुछ परिवर्तन हो जाता है। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में भी 3 लिंग ही होते हैं और प्राकृत में भी 3 लिंग होते हैं। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। अब देखिए, एक चीज थी, कभी हमारी बात आती है विभक्ति, जो लोग एकदम नए हैं, और कभी बात आती है हमारी पुरुष की, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। शब्द और धातु, एक बार सबसे पहले क्लास थी तो मैंने कहा था कि प्रत्ययों के 6 प्रकार होते हैं। शादी प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं सी औजस, अम औसस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गंसीभ्याम व्यस, गी ओस आम, नहीं, गे ओस आम, गी, गंस ओस आम, गंस ओस आम, गी, घी ओस सुपाम, ओस सुप, ये सारे प्रत्यय होते हैं शादी प्रत्यय। तो ये सारे शादी प्रत्यय जब हम शब्द रूप बनाते हैं, देखिए एक राम शब्द है, राम शब्द को आप हर जगह राम तो नहीं लिख सकते, कभी वो राम करता है तो कभी वो राम कर्म बन जाता है आपका, और कभी वही चीज साधन बन जाती है। तो इसीलिए हम अलग अलग उनकी भिन्नता दिखाने के लिए हमें विभक्तियों का प्रयोग करना होता है, और इनमें ये शादी प्रत्यय लगते हैं शब्दों के साथ। दूसरी ओर आती है धातु। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे मुख्य चीजें होती है शब्द और धातु। धातु अर्थात क्रिया। क्रिया कौन करेगा? कर्ता ही, करने वाला कौन होगा? या तो कोई संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है। जैसे राम पढ़ता है, रामो पढ़ई, यहां पर राम आपका कर्ता है, ये शब्द है, और पढ़ई आपकी क्रिया है अर्थात धातु है। अब जब धातुओं का प्रयोग होता है तो मैंने कहा था कि संस्कृत और प्राकृत में जब तक शब्दों के पीछे, क्योंकि धातु भी वैसे तो एक शब्द ही है ना, भू एक शब्द ही बन गया, तो जब तक उसके पीछे प्रत्यय नहीं लगेंगे तब तक उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे पढ़ धातु थी, उसके आगे तिप प्रत्यय लग गया, वो पढ़ई बन गया। अब जो वो पढ़ई बन गया, तब मान लीजिए उसका प्रयोग तो अलग अलग तरीके से होता। एक तो पढ़ने वाला, जैसे एक कोई आदमी खड़ा है वहां पर, राम खड़ा है समझ लीजिए, राम पढ़ता है। एक व्यक्ति कोई मेरे सामने पढ़ता है, वह भी पढ़ता है, और एक मैं स्वयं पढ़ती हूँ। हिंदी में हम बोलते हैं वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूं। हिंदी में भी हमें तीनों में अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है। इसी तरह प्राकृत और संस्कृत भाषा में भी जब पढ़ने वाला कोई अन्य आदमी है तो उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है, और उसके लिए सो पुल्लिंग में और सा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। वह, सामने मेरा कोई व्यक्ति खड़ा है, मध्यम पुरुष, उसको बोलते हैं तुम पढ़ते हो। वर्तमान काल की बात हो रही है सारी, दूसरा कोई काल नहीं आ रहा है यहाँ पर। और जो वही चीज मैं पढ़ती हूं तो मैं बोलूंगी अहम पढ़ामी।
अब देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं जब सो या सा का आप प्रयोग करेंगे, या यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी नाम माला, तो उसके साथ आपने प्रयोग किया, धातु सेम ही है, पढ़ई। और जब मध्यम पुरुष वाला व्यक्ति यानी तुम पढ़ते हो तो पढ़सी, और जब मैं स्वयं पढ़ती हूं तो अहम पढ़ामी। इस तरह से ये प्रथम पुरुष सो वाला, तुमम वाला मध्यम पुरुष, और अहम वाला उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसके फिर बहुवचन रूप भी होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक वचन की बात की है। यहाँ पर दो ही वचन होते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा में एक वचन और बहुवचन, द्विवचन का कार्य बहुवचन के अंतर्गत ही हो जाता है। अर्थात एक बालक पढ़ता है तब तक सो पढ़ई पढ़ई, और दो या फिर दो से ज्यादा कितने भी बालक पढ़ रहे हैं तो पढ़ंती लगेगा। तो ये चीज आप स्लाइड को बाद में जरूर देखिएगा, ये सारे के सारे नियमों को, जो लोग नए हैं और उनको सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। 4 या 5 काल का प्रयोग होता है। काल अर्थात समय। हिंदी भाषा में भी हम जब बोलते हैं मैं पढ़ता हूं, वर्तमान काल, मैंने पढ़ा, भूतकाल, मैं पढ़ूंगी, भविष्यत काल, मैं पढ़ूं, स्वयं को तो वैसे आज्ञा नहीं दी जाती है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग होता है आज्ञा। मैं पढ़ूं, मैं अपने आप को ऐसे आदेश दे रही, और एक है मुझे पढ़ना चाहिए। इस तरह से अलग अलग काल का, क्योंकि देखिए कुछ हमें फर्क तो दिखाना होगा ना, वह पढ़ता है और वह पढ़ेगा, इस चीज में अगर फर्क दिखाना है, धातु तो वो ही होगी। यहां पर देखिए, जैसे पढ़ता हूं, वर्तमान काल का प्रयोग है, पढ़ामी, तो हमने जो पीछे जो प्रत्यय लगा रहे हैं, धातु वो की वो ही रहेगी, चाहे कोई भी मतलब काल में हो। पढ़ धातु अगर किसी भी काल में हो तो पढ़ ही रहेगी, धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे जो प्रत्यय लगेंगे वो यहाँ पर पढ़ामी में वर्तमान काल का प्रत्यय, पढ़ी यह प्रत्यय भूतकाल का, पढ़ूंगा भविष्यत काल में पढ़ी ही मी, पढ़ूं आदेश पढ़ामी, पढ़ना चाहिए पढ़िज। इस तरह से, या पढ़िज, इस तरह से काल का प्रयोग होता है, और फिर वो एक वचन बहुवचन में रूप चलते हैं। ये सिर्फ उत्तम पुरुष की बात है। यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा है पढ़ामी, पढ़िय, पढ़ी हीनी, पढ़ामी, पढ़िज, ये उत्तम पुरुष की बात है। लेकिन प्राकृत भाषा कितनी सरल है, भूतकाल और विधि लिंग में आप चाहे प्रथम पुरुष में लिखो तो भी वो ही प्रत्यय लगेंगे, चाहे मध्यम पुरुष में लिखो तो भी वही प्रत्यय लगेंगे, चाहे उत्तम पुरुष में लिखो तो भी वो ही प्रत्यय लगेगी। सिर्फ य प्रत्यय से आपका सारा का सारा भूतकाल का काम हो जाता है, अकारांत धातु। समय हमारा कितना हुआ है, 4:30 हुए। हाँ, व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, स्वर तो होते हैं, स्वयं राजा होते हैं, लेकिन व्यंजन को हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जब भी हम सूत्रों के द्वारा सिद्धि करते हैं तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात आती रहती है। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? व्यंजन के दो, जैसे व्यंजन के जो पूरे 28 और 29 व्यंजन हमने किए थे, उसके इन्होंने दो भेद कर दिए हैं। देखिए, जब जिन वर्णों के साथ में, व्यंजनों के साथ में हकार की ध्वनि नहीं होती, जैसे क और ख, आप स्वयं उच्चारण करके देखिए। क को लिखने में भी देखिए, इंग्लिश में के एक क हो जाता है, और जब हम ख लिखेंगे तो एच साथ में लिखा जाता है, ख। तो यहां पर हकार की ध्वनि जहां आती है वो महाप्राण है, और जिन व्यंजनों में हकार अर्थात इंग्लिश में एच नहीं लगता है वो सारे अल्प प्राण हैं।
अब कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण है और कौन कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो ये सारे अल्प प्राण है क यानी वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन अल्प प्राण, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण। अब यहां तक बात हो गई। उसके बाद में ण, न, म, य, र, ल, व, ये सारे अल्प प्राण, इसको आप नोट कर लीजिए। और महाप्राण में वर्ग का चौथा और दूसरा और चौथा वर्ण तो है ही है, उसके बाद में स और ह, ये दोनों महाप्राण। तो एकदम सीधी सी बात है, जब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आई कि हमें कहां पर द्वित्व करना है, कहां पर उसको अल्प प्राण करना है, तो ये सारे व्यंजनों को हम ध्यान में रखें कि दूसरा चौथा वर्ण और स और ह है, ये तो महाप्राण है और बाकी सारे के सारे अल्प प्राण। अब व्यंजन के एक दो भेद और बताते हैं अलग, संयुक्त व्यंजन और असंयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन है वो संयुक्त होते हैं, जिनका हम क, ग, च, ज, त, द, प, य, वाम से लोप करते हैं। और कुछ व्यंजन असंयुक्त अवस्था में भी होते हैं, यानी उनके बीच में स्वर नहीं होता है, जैसे क्षत्र ज्ञ, ये तो संयुक्त है ही, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। और वैसे भी दो व्यंजन जैसे अल्प प्राण में ल और प यहाँ पर संयुक्त हो गया है, तो इस तरह से व्यंजन के दो भेद भी किए जा सकते हैं। दो महाप्राण एक साथ नहीं होते, दो महाप्राण एक साथ होने से उसको अल्प प्राण कर दिया जाता है, ये पहले से पढ़ लिया था हमने। अनुनासिक वर्ण ज्यादा नहीं होते। अनुनासिक वर्ण जहां पर नाक से हमारा उच्चारण होता है, अनुनासिक व्यंजन, ये प्राकृत भाषा में प्राय नहीं होते हैं। कुछ एक शब्द मिलते हैं, जैसे यमुना को जब जमुना बनाते हैं तो यहाँ पर एक देखने मिलता है अनुनासिक, जो ये है चंद्र वाला जो होता है वो देखने को हमें मिलता है। इसके लिए भी सूत्र है। फिर आता है द्विवचन का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसके लिए सूत्र है द्विवचन से बहुवचनम। जैसे दो वचन की बात आई थी, तो जीणो प्रथमा विभक्ति शब्द रूप और धातु रूप। वचन कहां पर होंगे? या तो शब्द रूपों में होंगे एक वचन बहुवचन, या फिर धातु रूप जब बनाते हैं तब वहां पर वचन होंगे। तो जब शब्द रूप बनाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में जीणो और बहुवचन में जीणा। और अगर धातु रूप बनाते हैं, एक एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ बताने के लिए दिया है, पढ़ई एक वचन और पढ़ंती बहुवचन। जीणो पढ़ई, जीणा पढ़ंती। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आपकी इसके साथ पढ़ई लगाना पड़ेगा, और जीणा के साथ में आपको पढ़ंती क्रिया लगानी होगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप वाक्य बनाते हैं कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य शब्दों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करें। 6 कारक और 7 विभक्ति होती है। इसके लिए मैं आपको ये स्लाइड यहाँ पर रोकूंगी और दूसरी स्लाइड लाऊंगी। हाँ, कारक और विभक्ति की बात आ रही है। मैंने वहां पर कहा था कि 6 कारक और 6 विभक्तियां होती है। ये यहाँ पर हम हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें, कारक और विभक्ति क्या है? कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे कारक होते हैं। और ये जो पीछे लगते हैं ये इनके चिन्ह होते हैं। और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये सारी विभक्तियां होती हैं। अब आपका प्रश्न यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जब मैंने 8 विभक्तियां लिखी है और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि 6 या 7 विभक्ति होती है, तो ये कैसे? देखिए, यहाँ पर संबोधन को भी इन्होंने विभक्ति में गिना है। अब जो प्रथमा विभक्ति में जो प्रत्यय लगते हैं वो ही संबोधन में लिखते हैं, इसलिए इन्होंने प्रथमा और संबोधन को एक कर दिया। दूसरी बात, चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग ही होता है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को एक करने से 6 विभक्तियां हो जाती हैं। और कारक भी 6 इसीलिए हो जाते हैं कि संबोधन में हम उन्हीं का, संबोधन में 7 होंगे कारक,
कारक साथ होंगे, क्योंकि अलग लगेगा, हे अरे लगेगा, लेकिन जो पीछे प्रत्यय लगेगा वो समान ही लगेगा चतुर्थी के। कभी कभी क्या होता है कि जैसे राम जाता है, कारक और विभक्ति पर जब हम एक बार मैंने आपको आगे भी स्लाइड में बताई थी सारे कारक विभक्तियां, फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब राम जाता है, हम बोलने में ऐसे हिंदी में राम जाता है प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, लेकिन जब हिंदी में हम बोलते हैं तो इस चिन्ह को नहीं लगाते हैं, और प्राकृत में बोलेंगे तो इसका जो ने का जो सी प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति का वो हम लगाएंगे और रामो बनेगा, रामो गच्छई। राम घर को जाता है, को आ गया यानी बीच में कर्म आ गया, तो घर में हम द्वितीय विभक्ति लगा दें, गिहम घरम कुछ भी बोल सकते हैं, घरम गच्छई। इसी प्रकार से जो जो प्रत्यय चिन्ह आते जाते हैं उसके अनुसार हम विभक्ति लगा जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें चिन्ह तो अलग दिखाए जाते हैं और हम प्रत्ययों का प्रयोग अलग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे माता बालक को दूध देती है, माता बालक को दूध देती है। अब देखिए बालक को में को आ रहा है, तो को के हिसाब से आपका प्रश्न होता है कि कर्म यानी द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं कि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अलग अलग विभक्तियों के लिए जो नियम है वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। हाँ, थोड़ा सा करते हैं, फिर हमारा कुछ अगर उसमें से होगा तो डाउट करेंगे। वैसे प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, या उसके स्थान पर षष्ठी का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी के अंतर्गत ही होता है। लेकिन कहीं कहीं पर तादर्थ्य अर्थ में चतुर्थी का जो आय प्रत्यय होता है, जैसे रामाय संस्कृत में होता है, तो वहां भी प्राकृत में भी देवाय कर दिया जाता है, देवता के लिए अर्थ में। आदि में द्वित्व नहीं होता है, हमेशा हम बोलते हैं आदि में द्वित्व नहीं होता है प्राकृत में, लेकिन प्राकृत भाषा बहुलम है, नहीं होता है, 100% नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है प्राकृत में। कहीं कहीं पर आदि में भी संयुक्त व्यंजन होता है विकल्प से। जैसे एक धातु है नहाने के अर्थ में, णा धातु, णाई यानी वह स्नान करता है, तो यहाँ पर आदि में संयुक्त व्यंजन है, ये बहुलम का प्रयोग है। इसीलिए प्राकृत में नहीं होता है, ये बात हम एकदम किसी भी शब्द के लिए मुश्किल होता है कहना। दो भिन्न वर्गीय संयुक्त व्यंजन नहीं होते, जैसे मुक्तः, क वर्ग का क, त वर्ग का क, दोनों के वर्ग अलग अलग हैं तो एक साथ नहीं हो सकते। संयुक्त तो होंगे, क का लोप कर दिया, त का द्वित्व हो गया, लेकिन समान वर्ग के व्यंजन होने चाहिए। संधि अपने अपने वर्ग के वर्णों के साथ होती है, जैसे अवर्ण के साथ अवर्ण की संधि होगी, यानी यहाँ पर सिर्फ दीर्घ संधि होगी। अ के साथ में ई की संधि जो प्राकृत में संस्कृत में ए बन जाता है, यहाँ पर नहीं होगी। ई के साथ में ई की होगी, उ के साथ में उ की होगी। आत्मनेपदी और परस्मैपदी का भेद प्राकृत में नहीं होता है। प्राकृत में धातु को द्वित्व नहीं होता है। जैसे संस्कृत में क्या होता है, नवादी में धातु का द्वित्व किया जाता है, जैसे गम गम करके जगामा बना जाता है, वैसा प्राकृत में नियम नहीं होता है। प्राकृत में धातु को द्वित्व नहीं होता है। दो विकरण अ और ए, इसके लिए सूत्र दिया गया यहाँ पर। गणों का भेद प्राकृत में नहीं होता है। भुआदि आदि गण भेद यहाँ पर, जैसे संस्कृत में 10 गण है, भुआदि, अदादि, दिवादि, इस तरह से अलग अलग, तो प्राकृत में इस प्रकार से कोई भेद नहीं है।
व्यंजनांत धातुएं नहीं होती है। जो धातुएं व्यंजनांत होती है उन्हें अविकरण जोड़कर व्यंजनांत दंते से अकारांत बना दिया जाता है, स्वरांत बना दिया जाता है। अभी उर्दू अदो जो हमने पढ़े थे वही सारे हैं। अब प्राकृत में कुछ चीज हैं, शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान ही वैसे के वैसे प्राकृत में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी तत्सम, उसके समान। जैसे कुछ शब्द हैं कमलम, जलम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप संस्कृत में लिखेंगे तो भी कमलम लिखेंगे और जल प्राकृत में लिखेंगे तो भी कमलम लिखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वहां से आते हैं लेकिन यहाँ पर प्राकृत में आके उनका कुछ रूपांतरण हो जाता है, जो हम शब्दों से सिद्धि करते हैं। जैसे कार्यम शब्द था संस्कृत का और इसका प्राकृत में बन गया कज्जम। तो हम जिन भी शब्दों की सिद्धि करते हैं वो सारे तद्भव हो जाते हैं। और कुछ शब्द होते हैं देशीय शब्द होते हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है, मतलब वो वैसे ही जैसे बोले जाते थे। कहते हैं कि प्राचीन प्राकृत भाषा जो थी वो जन भाषा थी। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बोलते 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 रूढ़ हो गए। जो शब्द अति प्राचीन होने का कारण व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत भाषा से सिद्ध नहीं हो सकते, से सिद्ध नहीं होते, उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। वो तो न तो संस्कृत के समान होते हैं और न ही उनको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कुछ शब्द इसका दिया है, जे लक्षणेन सिद्धाण प्रसिद्धा सक्कया अहिहाणे सुय न य गौण लक्षण सत्य संभवा ते इह निबद्धा। अर्थात जो लक्षण नियम से सिद्ध नहीं होता, न ही वह संस्कृत के शब्दकोश से सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर अहिहान का अर्थ शब्दकोश है, जो संस्कृत के शब्दकोश से भी सिद्ध नहीं होता है और न ही उनका कोई सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 लक्षण होते हैं, तो उनका कोई सोर्स भी नहीं है, वैसे भी सेकेंडरी लक्षण भी नहीं है। उन शब्दों को आचार्य हेमचंद्र कहते हैं। उन्होंने एक आचार्य हेमचंद्र ने देशी नाम वाला करके एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। इन सारे शब्दों को उन्होंने देशी नाम वाला के अंतर्गत निबद्ध कर दिया है। इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। प्राकृत में ओमुख कई होता है, संस्कृत में तेज यति बन जाता है उसका, और हिंदी में उसको छोड़ना अर्थ में परित्यक्त होता है, यानी कहीं से उनका कोई मेलजोल नहीं बैठता है। दूसरा एक होता है सिद्ध और साध्यमान। सिद्ध और साध्यमान क्या है? रामः पठति। जब होता क्या है कि जो शब्द है हमारे पास, एक राम एक शब्द है, जब हम उसको रामो प्राकृत में और संस्कृत में उसको रामः बनाते हैं तो बीच में एक काफी बड़ा प्रोसेस होता है, सूत्रों के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। तो जब वो सारी सिद्धि कंप्लीट हो जाती है और पूरा रामः बन जाता है, तब वह हो जाता है सिद्ध शब्द। और जो बीच का प्रोसेस जब चलता रहता है वह होता है साध्यमान। जैसे राम एक प्रातिपादिक शब्द है, पुल्लिंग है, अकारांत है, प्रथमा एक वचन है, इस प्रकार से जब उसकी चलती रहती है तो वो सारा साध्यमान होता है। यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ पर संपन्न। आज मैं आपके साथ कितना समय है, पहले आप लोगों को कुछ उस जो पिछला हमने पढ़ा था कथा, उसमें कोई शब्द ऐसा था जिनका अर्थ नहीं आया था तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं? तो जो हम सबसे पहले जो सूत्र बोलते हैं दानान सेठम, स्नेहलता जी बोलिए, आपका शब्द बोलिए स्नेहलता जी। नहाई में आदि में द्वित्व तो नहीं हुआ? हो गया ना, कैसे नहीं हुआ? न हलंत है। हाँ तो तो आदि में द्वित्व कहाँ है? क्यों न हलंत और हा क्या हुआ?
ण के बाद स्वर कहाँ है? ण और ह दो व्यंजन के बाद स्वर है ना। हाँ तो संयुक्त हुआ ना, द्वित्व कहाँ हुआ? हाँ तो संयुक्त तो हो गया, तो वो द्वितीय हुआ ना, मतलब संयुक्त तो नहीं होता है ना, आदि में संयुक्त तो नहीं होता है प्राकृत में, तो यहाँ पे संयुक्त हो गया ना, द्वित्व होने से मतलब दो व्यंजन होने से संयुक्त हो गया ना। ये दो व्यंजन हो गए इसलिए उसको मान द्वित्व बोल दिया। हाँ वो संयुक्त हो गया, मतलब हम प्राय कहते हैं कि प्राकृत में आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, संयुक्त व्यंजन यानी द्वित्व नहीं होता है, संयुक्त तो वही बात हो गई ना। तो ना में न हलंत और हा होने से वहां पर संयुक्त हुआ ना आदि में। जो उन संयुक्त हुआ वो, ठीक है, हाँ उसी को द्वित्व माने। हाँ ठीक है। अब जो हम सुक्ति बोलते हैं दानान सिट्ठम अभय पयाणम, आज हम उसका थोड़ा सा कर लेते हैं विश्लेषण, उसका हिंदी अर्थ करते हैं। सबसे पहले है दानान। दानान शब्द क्या है और इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? बोलिए। दानों में तृतीया। दानों में मतलब इसमें विभक्ति। चलिए मैं आपको इसको पहले पूरा अर्थ बता देती हूँ, फिर उसके बाद में षष्ठी विभक्ति देते हैं। बहुवचन। हाँ षष्ठी बहुवचन लिखा है आपने, एकदम सही कहा, लेकिन क्यों लगाए? हम बोलते हैं तो दानों में श्रेष्ठ है, फिर दैनिक तुलना के अर्थ में। एक मिनट सुनीता जी। हाँ सुनिया मुनि जी आप बोलिए। षष्ठी विभक्ति लगी है इसमें, क्योंकि अभ्य प्राणम में भी लगी है। क्या लगा? जो आगे इसका वो है अभय प्रयाणम, विशेषण विशेषण। हाँ विशेषण हाँ विशेषज्ञ से हाँ शायद उससे लगाओ। अभय पयाणम में नहीं लगी है, षष्ठी विभक्ति नहीं है। वैसे तो कर्म लगा उसमें तो। तुलना के अर्थ में है ना। तो फिर तुलना के अर्थ में यहाँ तो बोलते हैं दानों में श्रेष्ठ, फिर हमने षष्ठी क्यों लगाई? मेरा प्रश्न ये है। यही बोल रहे हैं ना कि तुलना के अर्थ में षष्ठी भी लगती है कहीं कहीं और कहीं कहीं सप्तमी भी लगती है, दोनों हाँ लगती है। हाँ यही है। दानान श्रेष्ठम, दानों में श्रेष्ठ। तो जब श्रेष्ठता बताई जाती है कि इसमें से ये श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता के बताने के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर दानों में श्रेष्ठ बोला जा रहा है, फिर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्रेष्ठता के अर्थ में हम दानेशु भी कर सकते हैं और दानान भी कर सकते हैं। तो दानान श्रेष्ठम, दानों में श्रेष्ठ। अभय पयाणम, अभय प्रदान। दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? दान के 10 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ दान है अभय दान, अभय प्रदान करना। पयाणम जो बना है ये प्रदानम है, अभय प्रदान करना। दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम सच्चेसु। अब देखिए यहां पर सत्य में, यहां पर इन्होंने सु प्रत्यय लगा दिए। सत्य में से श्रेष्ठता के अर्थ में यही अंतर बताना चाह रहे थे कि श्रेष्ठता के अर्थ में कहीं पर षष्ठी का प्रयोग हो सकता है, कहीं पर सप्तमी का हो सकता है, कोई गलत नहीं। सच्चेसु या अणवज्जम वयंती, सत्य वो बोलना चाहिए या सत्य वो श्रेष्ठ होता है, वयंती बोलना, जो अनवद्य सच सच होता है। अगर किसी सत्य से किसी की दुखती पकड़ी जाए या किसी का कहीं कुछ गलत हो जाए तो वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तवेसु या उत्तमम वम भचेरा। तवेसु, देखिए यहां पर तप था, हो व से व कर दिया। तवेसु, तपो में उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। तवेसु उत्तम वम भचेरम, और लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। और लोग में उत्तम, लोक में उत्तम है श्रमण भगवान महावीर। ये इसका अर्थ हुआ। सिर्फ वो श्रेष्ठता के अर्थ में षष्ठी सप्तमी है, और सारे शब्दों की सिद्धि इसमें आप कर सकते हैं। बम बचेरम की कर सकते हैं, दानान में षष्ठी विभक्ति लगा कर सकते हैं,
अभय प्रदानम की कर सकते हैं, तवेसु की कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें सिद्धि भी कर सकते हैं और इसमें विभक्ति और प्रत्ययों को भी ढूंढ सकते हैं। अब आज थोड़ा सा हमारा ये समापन समारोह कह दें या कुछ भी कहते हैं, मैं कुछ आप लोगों से भी, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा और क्या करना चाहिए, मुझे कुछ यहाँ परिवर्तन करना चाहिए, तो वो चीज आप कह सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ मैडम। हाँ बोलिए। आज आप अपना वीडियो चालू कीजिएगा सभी और फिर बोलिएगा, ताकि कम से कम ये तो हो जाए कि हम आप लोगों को जान गए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जो 2 क्लासेज BLI इंस्टीट्यूट की हमने GR भट्टाचार्य साहब की ज्वाइन की, उसमें कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई क्योंकि हम उसमें विज्ञ नहीं थे और उनने जिस ढंग से पढ़ाया, लेकिन आपका वास्तव में पढ़ाना इतना सहज था और सरल था कि भले हम बोल नहीं पाते, लेकिन आपने जो है शब्द को इतने अच्छे ढंग से, और जो हेमचंद जी का व्याकरण था उसको इतने अच्छे तरीके से सहजता के साथ, और ये जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यद्यपि शब्दों की सिद्धि नहीं कर पा रहा था मैं तो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सब्जेक्ट को पकड़ने में बहुत सुविधा हुई। दूसरी बात, मैं अपने व्यवसाय से इतना जुड़ा हुआ हूं कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता। इस कोरोना काल में आपने हमको जो ज्ञान दान दिया और प्राकृतिक के प्रति जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को, मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, यद्यपि मेरा प्रोफेशन दूसरा किस्म का है जिसमें मुझे ट्रीटमेंट पार्ट करना पड़ता, जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, इसके बावजूद ही कुछ अध्यात्म में गाथाएं प्राकृत की हैं, उसको पढ़ने में मेरे को बहुत सुविधा होगी और शब्दों की सिद्धि करने में। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर विमल जी। ओमरम कहना चाहूंगी आपके लिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अभी भी जैसे 12 अनुप्रेक्षा करके एक पुस्तक है जी, उसको पढ़िए, बहुत सुंदर है। उसमें 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है जी, और जी। प्राकृत की गाथाएं बहुत सुंदर है। तो आप जब गाथाओं को पढ़ेंगे तो प्राकृत की जो सरलता है उसको हम सीख पाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जो BLI की इंस्टीट्यूट जो भट्टाचार्य सर थे वो तो काफी बड़े प्रोफेसर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वहां पर आप नहीं सीख पाए, ऐसी बात नहीं। वहां पर आपने पढ़ा इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सीख पाए, क्योंकि नहीं आपका मैडम, वहां पढ़ा हुआ था, नहीं, आपका यहाँ रिवीजन हुआ थोड़ा सा। नहीं रिवीजन तो हुआ मैडम, लेकिन उनका जो टेक्निक था वो थोड़ा सा दूसरे लेवल का था। आपका हाँ टेक्निक बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। और अब जैसे आदेरियो ज पो ब सा सो सा से, ये जो है क ख ग हम कभी सीख ही नहीं पाते थे, लेकिन वो आज जो है इतना समझ में आ गया कि मतलब काफी जो है डो ला पो बा, ये सारे के सारे सूत्र इतने अच्छे तरीके से आ गए कि मतलब अब सोते जागते भी याद हो जाते हैं। सही उनके बात। दोनों क्लासेस में नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं मोनिका? हाँ बोलिए मोनिका जी। जो हांगकांग से लोग जुड़े थे वो काफी मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे थे, उन्हें सीखने का भी काफी था कि वो लोग सीखें, काफी प्रयास करते थे। बोलिए मोनिका जी। मैम बहुत 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 आभार आपका। मैं बहुत सालों बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और फर्स्ट क्लास में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे आपके सेशंस को रिपीट सुनते 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 इतना आसान और इतना मतलब बहुत चैलेंजिंग भी था, बट बहुत एक्साइटिंग भी था और बहुत सरल भी हो गया। आपने इतना एफर्ट करके इतने अमेजिंग वर्कशीट्स, इतनी स्लाइड्स हमारे संग शेयर करी, स्पेशली वो जो स्वर, व्यंजन, शब्द, प्रत्यय, पद, ये सब आपने इतना एक ही पेज में जो पूरा क्रिएट किया, वो बहुत ऑसम था। मतलब सॉरी मैम, बहुत ज्यादा इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज कर रही हूँ, उसके लिए बचा में दूंगा। बट मैम बहुत 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 आभार, कृतज्ञोस्मि। और अगर अवसर मिला तो आगे और पढ़ने का भाव है आपसे मैम। जरूर जरूर, कभी भी मौका मिले, कभी भी अगर आपको पढ़ना हो,
अगर व्हाट्सएप भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। जब भी मुझे समय होगा उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे नहीं आएगा तो आगे पूछकर हम जरूर उस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। तो आपका तो वैसे भी मोनिका जी आप छोड़िएगा नहीं, आपने काफी अच्छा करने लगे हैं आप बहुत जल्दी। तो आप कंटिन्यू रखिए, कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे व्याकरण लीजिए, चाहे साहित्य पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। लेकिन आप अभी तो क्या है कि ऑनलाइन भी इतने साधन हो गए हैं ना कि हम कहीं से भी सर्च करेंगे। मान लीजिए आप यूट्यूब पर गए और पुलक गोयल सर के और के इतने सारे वीडियो होते हैं, मतलब आप एक एक चीज को अगर सीखना चाहेंगे तो भी आप खोल के, मतलब अगर आपको सीखने की ललक है तो आप छोड़िए नहीं, सीखिएगा जरूर। बहुत बहुत आभार मैम, कृतज्ञोस्मि आपके प्रति, गुरुदेव के प्रति, सभी के प्रति, और जिन्हीं के प्रति उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया जोड़ा। था ये सीखने के लिए। धन्यवाद आपका। मैम प्रीति, हाँ बोलिए। बैंकॉक से। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत आभार। हालांकि जितना आपने पढ़ाया मुझे नहीं, मतलब मैंने उतनी मेहनत नहीं की है, मुझे पता है, बट आपका इतना एफर्ट रहा ना, मतलब रियली इतनी इजी वे में आपने, मतलब प्राकृत नाम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन जिन्नी ने बोला कि एक बार प्रीति करो ज्वाइन, तो बस आपके लिए रियली बहुत बहुत आभार है। कोशिश रहेगी कि हम जो पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवाइज करें, कहीं और आगे भी पढ़ने का मौका हो तो जरूर उसको करने की कोशिश। बस वही है, छोड़ो मत, कोई भी चीज को एक बार कर लो, उसको 2-3 साल 4 साल लगेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कभी हमारे पास समय नहीं होगा। हमें स्वयं के लिए कुछ सीखना अगर है। हाँ मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट था, 12 अणुपेखा का पीडीएफ भेज सके, वो मिल जाएगा क्या? पीडीएफ तो मैं देखूंगी, मेरे पास तो बुक है, अगर पीडीएफ हुआ तो मैं देखती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ तो आप सब ने साथ दिया और क्लास ज्वाइन की, इसीलिए क्लास हमारी पूरी अच्छे से हो पाई। क्योंकि सबका जब तक सहयोग नहीं होता है ना, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अब सूर्यांश मुनि जी जैसों को तो हमें पढ़ाने की क्या जरूरत थी, उनको हमारी क्लास में आने की जरूरत नहीं। नहीं आप बहुत अच्छे सीख रहा था, मैं चल रहा अध्ययन मेरा, मैं सीख रहा हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, थोड़ा समझ में आया जो आपने समझाया अच्छी तरह से, विस्तार से इसकी वृत्ति समझाई, और जो पीडीएफ थोड़ा मिले अच्छे शॉर्ट में एकदम जो आपने समझा रखा था, उसको बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, समझने में अपने हमारे को भी। अभी चल रहा है हमारा अध्ययन, और इसे पढ़ते रहे, समझते रहे, आगे आगे चल रहे हैं, आपका सहयोग मिलता रहे। अच्छा धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारा समय हो गया होगा, आई थिंक 55 हो गए। आप सबसे मैं खमत खामना करती हूँ तहे दिल से। हमारे जैन स्कॉलर तो है ही है, उनको तो मैंने कहा था कि आपको क्या आवश्यकता है, इन लोगों ने तो पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा थी और ये लोग सब जुड़े। मैम बहुत रिवीजन हुआ आपके पढ़ाने से, बहुत और ज्यादा ज्ञान हुआ, इतना ज्यादा ज्ञान हुआ ना, मैं आप कह नहीं सकती। चलो अगले टीचर आप ही हमारे जैन स्कॉलर के। नहीं ऐसी बात नहीं। बारंबार खमत खामना है भाई, आपसे हाँ, भी सभी से। सबसे खमत खाना। जय जिनेंद्र सभी को। कभी भी अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय ऋतिक यास्मीन, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि मैम। सब आपके आभारी। आयुषी, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी। हम सब आपके जी मैम। आभारी हैं। क्या बात है, तुम क्लास में नहीं थी बीच बीच में? हाँ मैम, एक्चुअली मेरे कुछ लेक्चर्स के साथ ना क्लैश हो रहा था, तो अच्छा। जो मुझे जब हो पाया तो तब मैंने ज्वाइन किया है, तो बहुत सारा इससे मुझे हेल्प हुआ है, रिवीजन हो गया है। थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र सबको, चाय पीते हैं फिर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।